उस छोटी सी गुड़िया पर आज बेइंतहा रूप आया था। 18 साल कमसुन हानिया दुल्हन बनी बैठी इस वक्त अपने पास मौजूद सबके होश उड़ाए जा रही थी। वो सुनहरी आंखों वाली प्यारी सी लड़की इस वक्त बेइंतहा खूबसूरत लग रही थी। आज उसकी शादी थी अपनी फूफो के बेटे अली के साथ। अली उसकी बचपन का मंगेतर था। कभी उससे फ्री तो ना हुई थी, लेकिन अपनी फूफो से बेइंतहा मोहब्बत करती थी। उनकी लाडली थी, इसलिए उसकी फूफो ने पूरे ख़ानदान में सिर्फ हानिया का ही इंतखाब किया था अपनी बहू के तौर पर। और आज वो रुखसत होकर अपने घर लेकर जा रही थी। बारात के इस्तकबाल के सारे इंतज़ामात मुकम्मल हो चुके थे, लेकिन अभी तक बारात के आने का दूर दूर तक कोई इम्कान नहीं था। इंतज़ार था कि तवील होता जा रहा था। राशिद साहिब ने शहर के सबसे बड़े बैंक्वेट में आज की शादी का फंक्शन रखवाया था। हानिया उनकी सबसे लाडली बेटी थी। यूँ तो अल्लाह ने उनको 2 बेटियों से नवाजा था, लेकिन उनकी बड़ी बेटी हानिया घर छोड़कर जा चुकी थी। कहाँ गई कोई नहीं जानता था, लेकिन उसके जाने के बाद हानिया ही उनका सब कुछ थी। अगर उसकी आंख से एक आंसू गिरता तो राशिद साहब का दिल दहलने लगता। अपने बाप से अपनी मोहब्बत देखते हुए हानिया खुद को खुशनसीब समझती थी। दारीन बेटा, क्या बात है, तुम इतनी परेशान क्यों हो? सब खैरियत था ना? राशिद साहब बाहर किसी काम से आए थे, तो दारीन को अपने बाप के पास खड़ा देखकर परेशान से उनके जाने पड़े। कुछ नहीं चाचा जान, सब कुछ ठीक है, आप अंदर जाएं। दारीन उन्हें वापस अंदर लेकर गया, जबकि दाऊद साहब दोबारा से अली के नंबर पर कॉल करने लगे। अभी थोड़ी देर पहले दारीन के नंबर पर अली की कॉल आई थी कि जो कुछ उसने दारीन को कहा था, दारीन का तो दिमाग ही माफ हो गया था। उसने फ़ौरन से अपने बाबा दाऊद साहब को इन्फॉर्म किया। अभी वो इस बात को डिस्कस करते अली के नंबर पर कॉल कर रहे थे कि अचानक राशिद साहब आ रहा है। यार कुछ तो बताओ, क्या हुआ है? कोई मसला है क्या? कोई परेशानी है तो मुझे तो बताओ। दारीन दाऊद सिकंदर उनके दिल के बहुत करीब था। उनके बड़े भाई का इकलौता बेटा था, उनके दुख सुख का साथी, उन्हें अपनी जान से भी ज़्यादा बढ़कर था। कुछ नहीं चाचा जान, फिक्र ना करें, सब ठीक होगा। उन्हें तसल्ली देता, लेकिन खुद परेशान था। इतने में दाऊद साहब घबराए हुए अंदर आए। खैरियत बाबा? दारीन उनके चेहरे पर परेशानी देखता उनकी जानी पड़ा। खैरियत नहीं बेटा, वो लोग बारात लेकर नहीं आ रहे। दाऊद साहब की बात पर अगले ही पल राशिद साहब के चेहरे का रंग लट्ठे की मानित सफ़ेद हो गया था। वो अपनी जगह से बुरी तरह लड़खड़ाए थे कि पास खड़े दारीन ने आगे बढ़कर उन्हें फ़ौरन संभाला। चाचा जान, आप ठीक हैं? राशिद, क्या हो गया यार? संभाल लो खुद को, मुझे ज़रूरत है तुम्हारी। दाऊद साहब अपने भाई को यूं दिल छोड़ता देख नम लहजे में बोले। इस वक्त वो हॉल की ऐसी साइड पर थे जहां लोगों का रश नहीं था। राशिद साहब को एक चेयर पर बैठाते हुए दारीन ने उन्हें पानी पिलाया। यार क्या हुआ है, सब ठीक है ना? अभी तक बारात भी नहीं आई और तुम लोग यहाँ पर परेशान हो, कोई मसला हो गया है क्या? अचानक से रिजवान मामू के आने पर वो तीनों चौंके। उनके चेहरे पर भी परेशानी थी। अली किसी और लड़की को पसंद करता था। उसने अम्मी को अपनी को काफ़ी दफ़ा बात समझाने की कोशिश की, लेकिन उसकी अम्मी की एक ही ज़िद थी कि वो हानिया को ही उसकी बहू बनाएंगी। और आज वो घर वालों से लड़कर शहर छोड़कर जा चुका था। उसने दारीन के नंबर पर कॉल करके माजरत ली है। दाऊद साहब दुखी अंदाज में बोल रहे थे। उसकी माजरत की तो ऐसी की तैसी, हमारी बेटी का मजाक बना के रख दिया, शर्म नहीं आती उसको ये सब करते हुए। रिजवान मामू का गुस्सा पूरे ख़ानदान में मशहूर था। धीरज रखें रिजवान भाई, ये वक्त शोर शराबे का नहीं, हमें सोच समझ कर काम लेना होगा। इस वक्त पूरा ख़ानदान यहाँ इकट्ठा हुआ है। दाऊद साहब ने उन्हें ठंडा करना चाहा। हद होती है दाऊद भाई, इनकी जुर्रत कैसे है ये सब करने की? अगर नहीं करना चाहते थे रिश्ता, उनके बेटे की मर्जी नहीं थी, तो फिर हमारी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद क्यों की? आप जानते हैं बहन बेटी की इज्जत कितनी नाजुक होती है। मेरा दिल करता सामने हो तो इस नालायक को शूट कर दूं। हमारा तमाशा बना के रख दिया। रिजवान मामू किसी भी सूरत शांत होने को तैयार ही नहीं थे। उन्हें खासकर हानिया की फूफो पे गुस्सा आ रहा था, जिन्होंने उसे इस मकाम पर ला खड़ा किया था कि ना वो आगे बढ़ सकते थे ना ही पीछे। राशिद साहब ने कर्ब से आंखें मूंद ली। फिक्र न करें, अल्लाह सब कुछ अच्छा कर देगा, अल्लाह पर भरोसा रखें। दारीन ने अपने चाचा जान का कंधा थामा तो उन्होंने उसकी जानिब देख दुख भरी नज़रों से देखा। क्या तुम करोगे मेरी हानिया से शादी? राशिद साहब की बात पर एक पल को वहाँ सुनाटा छा गया था। दारीन ने पथराई नज़रों से अपने बाप की जानिब देखा।
हानिया उससे 12 साल छोटी थी, तो वो कैसे शादी कर सकता था? बोलो दारिन, क्या करोगे मेरी बेटी से शादी? अपनाओगे उसे? राशिद साहब ने बहुत मान भरे लहजे में उसका हाथ थामते हुए पूछा। चाचा जान, आप पे मेरी जान भी कुर्बान, 1 मिनट की देर नहीं लगाऊंगा। लेकिन क्या दारिन? वो शोशो बेंच में पड़ गए थे। राशिद साहब अपनी जगह से उठ खड़े हुए। मैंने हानिया को कभी उस नज़र से नहीं देखा, और आप ये भी जानते हैं कि वानिया मेरे निकाह में है और मर गई है। वो भूल जाओ उसको, जा चुकी है वो यहाँ से। राशिद साहब ने जच होते कहा। जितनी मोहब्बत वो हानिया से करते थे, उससे कई ज़्यादा शदीद नफ़रत वो वानिया से करते थे। आपकी हर बात दुरुस्त है चाचा जान, लेकिन इस्लाम में हमें इस बात की इजाज़त नहीं देता कि एक वक्त में दोनों बहनों से निकाह भी नहीं हो सकता। मैंने वानिया को अभी तक तलाक नहीं दी है। दारीन ने उन्हें एक संगीन मसले की जाने मुतवज्जा किया। एक पल को उसकी बात पर सब खामोशी हो गए। दारीन, वानिया मेरी सगी बेटी नहीं थी। आज बरसों पुराना राज वो खोल रहे थे। सबने हैरत से उन्हें देखा। हाँ, ये सच है, जब मैं और फरजाना दुबई हनीमून के लिए गए थे, तो वहाँ कोई एक दिन हमारे अपार्टमेंट के बाग में उसको गेट के पास छोड़ गया था। हम उसको उठा के घर ले आए थे। बहुत कोशिश की उसके वालिदैन को ढूंढने की, लेकिन नहीं मिले। हमने उस बच्ची को अपना नाम दे दिया, लेकिन हकीकत यही है कि वो हमारी सगी बेटी नहीं है। चलो दारीन, ये मसला तो हल हुआ। मेरा ख्याल है तुम्हें अपनी निकाह से कोई मसला नहीं होना चाहिए। और अगर तुम समझ रहे हो कि वो तुमसे काफ़ी छोटी है, तो कहीं भी ये नहीं लिखा कि लड़की ज़्यादा छोटी हो तो निकाह नहीं हो सकता। दारीन ने गहरा सांस भरते हुए दोनों की जानिब देखा, तो बाप की बात के आगे उसने सर तस्लीम खम कर दिया। कुछ ही देर में ये बातें अंदर ख़वातीन खानों में भी पहुंच चुकी थी कि अली बारात लेकर नहीं आया। हानिया को यकीन नहीं आया उसकी फूफो उसके साथ ऐसा कर सकती है। उसकी आंखों में आंसू बह रहे थे। आगे बढ़ते मोबाइल उठाते उसने अपनी फूफो को कॉल मिलानी चाहिए। कॉल तो जारी थी, लेकिन कोई रिसीव नहीं कर रहा था। उसने कई दफ़ा कॉल मिलाई, लेकिन किसी ने कॉल रिसीव नहीं की। हानिया ने रोते हुए कमरे के अंदर दाखिल होते अपने बाबा जान और ताया जान को देखा। पापा जान, वो अपने बाप को पुकारते हुए उनके सीने से लगी। उन्होंने शफकत भरा हाथ उसके सर पर रखा। बस बेटा, जो होता है अच्छे के लिए होता है, यही समझना अल्लाह बेहतर लेकर बेहतरीन अता करेगा। और ये सब कुछ क्यों कर रहे थे वो समझ ना सकी, लेकिन थोड़ी देर में उसे सब पता लग गया। बेटा, मैंने आपके लिए एक फ़ैसला लिया है और उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे इस फैसले से इनकार नहीं करेंगी। आज तक मैंने आपके किसी फैसले से इनकार किया है? हानिया ने खुद को संभालते हुए आंसू पोंछते हुए बोला। बेटा, हमने आपका निकाह दारीन से करने का फ़ैसला किया है। यकीनन आप हमारा सर झुकने नहीं देंगी। पापा जानी, आप क्या कह रहे हैं? दारीन भाई, लेकिन वो तो वानिया आपी। बेटा, उस लड़की को तुम लोग अब दिमाग से निकाल क्यों नहीं देते? और ना ही वो तुम्हारी सगी बहन थी जो उसका सोच रही हो। हमारा उससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। अभी वो बात कर रहे थे कि रिजवान साहब मौलवी साहब को ले अंदर दाखिल हुए। हानिया अपने बाबा को इनकार करना चाहती थी, लेकिन सबकी मौजूदगी में वो खामोश हो गई। हानिया राशिद बिन्नते मोहम्मद राशिद सिकंदर, आपका निकाह दारीन दाऊद सिकंदर वल्द मोहम्मद सिकंदर के साथ 3 लाख सिक्का रायजुल वक्त तय पाया। क्या आपको ये निकाह कबूल है? मौलवी साहब के अल्फाज हानिया को दिल पर जा लगे थे। उसने एक निगाह अपने बाप की जानिब उठाई। उनकी निगाहों में इल्तिजा सी महसूस हुई थी। कबूल है। दिल पर पत्थर रख के उसने ये निकाह कबूल कर लिया। मौलवी साहब रिजवान मामू दाऊद साहब के साथ बाहर निकल गए। राशिद साहब ने बेटी को अपने सीने से लगाया। मुझे फ़ख्र है बेटा कि तुम मेरा मान हो, और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम मेरा मान कभी नहीं तोड़ोगी। और बेटा, वानिया तुम्हारी सगी बहन नहीं थी, इसलिए आज के बाद उसका जिक्र इस घर में मत करना। अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे, आबाद रखे। हानिया को दिल से दुआ देते वो बाहर चले गए, जबकि हानिया फूट फूट कर रोती। या अल्लाह, मेरे नसीब में वो शख्स क्यों आया जो अधूरा है? वो अब भी उसी के हैं जो उसे छोड़ कर गई है। वो सर्द आह भर गई। उस शख्स के दिल में आज भी वही है, और उसकी तो मैं खुद भी गवाह हूँ। मैं ऐसे शख्स को कैसे कबूल कर लूँ जो पहले से ही। वो रोते रोते उसकी हिचकियाँ बंद हो गई थी। निकाह हो चुका था, हर तरफ मुबारकबाद का शोर था। हानिया का दिल जोरों से धड़कने लगा। वो अपने तमाम जुमला हुकूक उस शख्स के नाम कर चुकी थी जिसे वो कभी भाई कहा करती थी।
پر وقت نے یہ کیسا چکر چلایا تھا کہ آج اسے اسی شخص کے ساتھ دلہن بنا کر بٹھا دیا گیا تھا۔ اس کے چہرے کے آگے جالی دار گھونگھٹ تھا۔ سب جان چکے تھے کہ علی بارات دے کر نہیں آیا اور اب ہانیہ کا نکاح اس کی کزن سے ہوا ہے۔ لوگوں کا کیا فرق پڑنا تھا؟ وہ 4 باتیں کر کے کھانا کھایا اور گھر کو لوٹ گئے۔ رخصتی کے وقت ہانیہ اپنے باپ کے سینے سے لگی پھوٹ پھوٹ کر روتی۔ انہوں نے اپنی دعاؤں تلے اسے رخصت کیا۔ وہ خوش تھے کیونکہ وہ شروع سے ہی یہی چاہتے تھے کہ دارین ان کا داماد بنے، صرف بہن کی خواہش کے آگے مجبور تھے، جنہوں نے بچپن سے ہانیہ کو اپنے بیٹے کے لیے مانگا ہوا تھا، پر آج ان کی خود کی خواہش پوری ہو گئی تھی۔ دارین ان کا داماد بن گیا تھا اور دارین کے کمرے میں اس کے بستر پر دلہن بنی دل تھام کر بیٹھی تھی۔ دارین کو لے کر اس کے دل میں کوئی جذبہ بیدار نہیں ہو رہا تھا، بس ایک بیزاری سی تھی۔ وہ اندر آیا تو ہانیہ بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے کمر سیدھی کرنے لگی۔ وہ اپنی پھوپھو کے بارے میں سوچ رہا تھا، نہ جانے وہ کہاں ہوں گی وہ، اور وہ اس سے بات بھی نہیں کر رہی تھی۔ اس کی آنکھیں پھر سے آنسوؤں سے بھرنے لگی۔ پھوپھو جان، میں کیسے رہوں گی آپ کے بغیر؟ میں تو خوش تھی کہ ساری زندگی آپ کے ساتھ گزرے گی، لیکن آنکھیں میچے وہ سسکی بھر کے اسی لمحے بولی۔ اسی لمحے دارین غصے سے دروازہ کھولتے اندر داخل ہوا۔ اس کا چہرہ انتہائی اسمارٹ تھا۔ اس نے ایک غلط نگاہ بھی ہانیہ پر ڈالنا گوارا نہ کیا۔ سیدھا کبرڈ کی طرف جاتے وہاں سے ڈریس نکالا اور باتھ روم میں گھس گیا۔ یا اللہ، یہ اس قدر غصے میں کیوں ہے؟ ہاں، غصہ نہیں ہوں گے تو کیا ہوں گے؟ زور زبردستی اگر میرے ساتھ ہوئی ہوتی، ان کے ساتھ بھی یہی ہوگا۔ ہانیہ نے سر زور سے نفی میں چٹکا۔ ٹھنڈے پانی سے شاور لیتا وہ باہر نکلا تو نکھرا نکھرا سا لگ رہا تھا۔ ہانیہ نے چور نگاہ اس پر ڈالی۔ وہ 30 سال کا خوبرو نوجوان مرد تھا، جان لیوا پرسنالٹی کا مالک تھا۔ گندمی رنگت، تیکھے نین نقش، چہرے پر ہلکی بیئرڈ، ماتھے پر ابل ہمیشہ اس کی شخصیت کا خاصا رہے تھے۔ وہ اپنے اوپر ہانیہ کی نظروں کی تپش محسوس کرتے۔ دارین نے آئینے میں اس کی جانب دیکھا۔ اس کے دیکھتے ہی وہ گڑبڑا کر اپنی نظریں پھیر گئی۔ سر جھٹکتا وہ بستر کی جانب بڑھا۔ اس کا لہنگا ایک طرف کرتے بستر پر نیم دراز ہوا، آنکھیں بند کی اور ماتھے پر بازو رکھے لیٹ گیا تو ہانیہ اس کے انداز دیکھتی رہ گئی۔ اسے ایک دم سے اپنی بے عزتی کا احساس جاگا۔ اپنا لہنگا سمیٹتی بستر سے نیچے اتری، سارا زیور اٹھا کر ڈریسنگ پر پٹکنے لگی۔ بھاری بھرکم دوپٹہ اتار کر سر سے دور پھینکا اور شیشے میں اپنا نازک مومی سا وجود دیکھنے لگی تو آنکھوں میں آنسو بہنے لگے۔ آج تم بہت خوبصورت لگ رہی ہو۔ آج تو دلہا بھیا کی خیر نہیں، آج تو چاروں شانے چت ہوں گے۔ کتنے خوش نصیب ہیں، اتنی کمسن خوبصورت بیوی ملے گی۔ مختلف جملوں کی بازگشت پھر سے اس کے کانوں میں ہونے لگی۔ سر جھٹکتی وہ اپنا لہنگا سنبھالتی کبرڈ کی جانب بڑھی، لیکن وہاں تو کوئی کپڑے اس کے تھے ہی نہیں۔ کچھ سوچتے ہوئے وہ پلٹی۔ اس کا سارا سامان اس کی پھوپھو کے گھر پہنچا دیا گیا تھا۔ وہ سر جھٹکتی ایک طرف صوفے پہ بیٹھ گئی۔ اس کی ماما اور دارین کی ماما دونوں ہی حیات نہیں تھی۔ وہ اس پل کو دیکھتی ہیں، اس کو سنبھالتی۔ اتنے بھاری بھرکم لہنگے میں تو آج رات اسے نیند نہیں آنے والی تھی۔ اپنا کمرہ ہوتا تو کوئی نہ کوئی سوٹ نکال کر پہن لیتی، لیکن یہاں اب کس کو بولتی؟ اس شخص کو جس نے اندر آتے ہی کلام کرنا بھی اپنی توہین سمجھا تھا۔ کافی وقت گزر گیا تھا، وہ کب تک یوں بیٹھی رہتی؟ لگتا ہے یہ سو گئے ہیں۔ ایک کام کرتی ہوں، ان کا کوئی ڈریس پہن لیتی ہوں، صبح بابا سے کہوں گی کہ سارا سامان ادھر بھیج دیں۔ وہ اپنے آنسو پوچھتی ہوئی کبرڈ کی جانب جاتی، وہاں سے بہت ڈھونڈ کے دارین کا ایک ٹراؤزر اور زپ والی شرٹ نکالتی باتھ روم میں گھس گئی اور فریش ہو کر باہر آئی۔ ٹراؤزر تو اس نے نیچے سے فولڈ کر لیا، لیکن شرٹ بے انتہا کھلی تھی، بازو کھلے ہونے کی وجہ سے کافی نیچے تک آ رہے تھے۔ شیپ میں اس کی شرٹ سے ہانیہ کے حسن کے نشیب و فراز عیاں ہو رہے تھے۔ اس نے دائیں باں سے شرٹ کو کھینچ کر درست کیا اور ایک نظر سوئے ہوئے دارین کی جانب دیکھتے وہیں اس کے پاس جا کر بیڈ پر ٹک گئی۔ دارین کی پوزیشن میں ذرا فرق نہیں آیا تھا۔ اس کی جانب سے کروٹ لیتی وہ آنکھیں موند گئی۔ کچھ وقت گزرا تھا کہ کمرے میں اندھیرا چھا گیا۔ اسے اندھیرے سے بہت ڈر لگتا تھا، یہ بات سبھی جانتے تھے۔ ایک دم وہ دارین کی جانب کروٹ لے گئی، اس کا بازو زور سے جکڑ گئی۔ دارین جو مشکل سے آنکھیں میچے سونے کی کوشش کر رہا تھا، اچانک سے اپنے بازو پر دبایا بڑھتا محسوس کر کے آنکھیں کھولی۔ اس کی جانب دیکھا، لیکن اندھیرا ہونے کی وجہ سے اسے کچھ دکھائی نہ دیا۔ لائٹ چلی گئی ہے، شاید UPS خراب ہے۔ دارین شادی کے انتظامات میں اتنا بزی تھا کہ UPS ٹھیک کروانے بھی یاد نہیں رہا۔
दारीन उठने लगा कि हानिया ने उसे अपनी जानिब खींच लिया। वो हड़बड़ा के उस पर ऊपर जा गिरा। क्या बदतमीजी है ये, छोड़ो मेरा हाथ। वो इतना सख्त गुस्से से भड़का कि हानिया की आंखें पानी से भरने लगी और झट से उसने दारीन का हाथ छोड़ दिया। अपने मुंह पर हाथ रखते उसने अपने आंसुओं को हलक में उतारने की कोशिश की। इडियट ना हो तो। उसे डपटता हुआ उठ खड़ा हुआ, दरवाजे के पास पहुंचा तो हानिया के ऊंचा ऊंचा रोने की आवाज़ पर घबरा कर वापस आया। उसकी तरफ गया। तुम रो रही हो? वो गुस्सा जब्त करते हुए उस पर गुस्सा हुआ। उसे अपने पास महसूस करते हानिया सीधा उसके सीने में जा समाई थी। दारीन तो एकदम अपना सांस ही रोक गया। उसका जिस्म मुकम्मल साकित हो गया था। पहली बार कोई कम सन दुशीज़ा उसकी इस तरह करीब आई थी। वानिया उसकी मनकूहा रह चुकी थी और वो वानिया को पसंद भी करता था, लेकिन आज तक वानिया ने कभी उसका हाथ तक नहीं थामा था, गजा के गले लगाना। पर हानिया के साथ तो मामला ही उल्ट पड़ गया था। वो इस तरह बेधड़क और बेझिझक उसके सीने से आ लगी थी। उसे क्या पता था, वो मुसलसल कांपे जा रही थी। दारीन ने अपने हलक तर करते उसे खुद से दूर करना चाहा तो मज़ीद उसके सीने से जा चिपकी थी। उसे अपने वजूद का एहसास दिलाने लगी थी। दारीन ने झट से अपनी आंखें सख्ती से मींच ली। उसके दिल की धड़कन भी बढ़ने लगी थी। उसके लिए मुश्किलात खड़ी कर रही थी। हानी, प्लीज़ दूर हो जाओ मुझसे। दारीन को अपनी आवाज़ खुद भी सुनाई नहीं दे रही थी। अपनी कमसुन बीवी के हुस्न के आगे दारीन जैसा मजबूत एसाब का शख्स भी अपने जज्बात को काबू नहीं कर पा रहा था। उसकी नाजुक कमसुन बीवी को अपनी धड़कनों में धड़कता हुआ महसूस कर रहा था कि वो मज़ीद उसके सीने में घुसती जा रही थी। मुझे डर लग रहा है अंधेरे से। उसके सीने में मुंह दिए धीरे से वो मनमनाई। अच्छा ठीक है, दूर होकर बात करो, मुझसे नहीं। कहीं नहीं जा रहा मैं। खुद पर काबू पाते वो खुद से उसे ज़रा सा दूर हटाया तो वो कांपने लगी, लेकिन दारीन को बाजू ना छोड़ा। हानी, मैं यहीं पर हूँ। अब की दफ़ा उसने सख्त अंदाज में कहा तो हानिया ने अपना हाथ पीछे कर दिया। दारीन ने मोबाइल उठाते किसी का नंबर डायल किया। थोड़ी देर पहले वो इससे एकदम उसके हुस्न का खुमार छाया था, अब उसका कहीं भी नामो निशान नहीं था। आपके घर में यूपीएस नहीं है? फिर लाइट क्यों बंद हुई है? उसकी बात पर दारीन ने उसकी जानिब देखा। क्यों? तुम अभी बात अधूरी थी कि लाइट आ गई। वो कुछ कहने वाला था कि उसके अल्फाज उसके हलक में दम तोड़ गए। उस वक़्त सामने खड़ी लड़की उसके लिए कड़ा इम्तिहान बन चुकी थी। अपने ट्राउज़र और शर्ट भी उसे देखते हुए दारीन के औसान खता हुए, अपनी धड़कनों में जलथल होता हुआ महसूस करते वो यकटक उसे देखे जा रहा था। जो अपने हुलिये से यकसर लापरवाह होती, अपने आंसू पूछती, ये भी भूल गई कि वो इस वक्त दारीन के सामने खड़ी है। वो कोई ड्रेस ना मिला पहनने के लिए। दारीन ने अपनी नज़रों का रुख दूसरी जानिब किया तो उसकी बात पर हानिया का सांस थमा। झट से खुद को देखते हुए अपने सीने पर बाजू जमा की। शर्ट का गला इतना खुला था और जिप भी खुली हुई थी। रुख पलटते हुए फ़ौरन से जिप वापस ऊपर की तरफ खींच गई। घबरा कर चूर नज़रों से उसे देखने लगी। उसे अभी भी यही डर था कि कहीं दारीन वापस कमरे से बाहर ना निकल जाए और लाइट चली गई तो फिर वो अकेले क्या करेगी। आप कहाँ जा रहे हैं? उसे दरवाजे की तरफ जाते देख उसके पीछे लपकी। यही हूँ, तुम सो जाओ बिस्तर पे, मैं यहाँ नीचे काउच पर सो जाऊँगा। अब वहाँ कैसे सोंगे? ये आपका कमरा है, आपका बिस्तर है, लेट जाए। इतना बड़ा बेड तो है, मैंने क्या करना है? इतने बड़े बेड पर हम दोनों आराम से सो सकते हैं। उसकी बात पर दारीन उसे आंखें फैलाए हैरत से देखने लगा। वो मासूम थी या एक्टिंग कर रही थी? दारीन को कुछ समझ नहीं आ रहा था। नहीं, ठीक हूँ मैं। वो आंखें मूंदे खुद से उसका असर ज़ाहिर करने की कोशिश करने लगा। आपको वहाँ नींद आ जाएगी? अब की बार फिर हानिया की ज़ुबान में खुजली हुई। मालूम नहीं, तुम सो जाओ चुप करके। दारीन के डपटने पर वो मुंह बसोरती हुई लेट गई। लेकिन आज की रात दारीन की तो आंखों में ही कटनी थी। वो लम्हे याद करते जब वो उसके सीने से लगी थी। वो भुला ही नहीं पा रहा था। अब वहाँ नहीं सो पाएंगे। अब बिस्तर पर आ जाए, मैं काउच पर चली जाती हूँ। वो फिर से मफाहमत भरे अंदाज में बोली। तुम चुप करके सो सकती हो? खबरदार अब तुम्हारी आवाज़ आई तो, वरना मैं रूम से ही चला जाऊँगा। उसकी धमकी पर अब की बार हानिया बिल्कुल खामोश हो गई। वो नहीं चाहती थी कि वो कमरे से बाहर जाए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो मेरा है, उसे मुझसे कोई नहीं छीन सकता। मैं उसे किसी का नहीं होने दूंगी। वो मेरे निकाह में है। मेरे भी निकाह में होते हुए मेरी बहन से शादी कैसे कर सकता है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो चिल्लाए जा रही थी जैसे उसे ये पता चला कि दारीन ने हानिया से निकाह कर लिया है। उसके अंदर की हासिद औरत जाग गई थी। 2 साल पहले वो जुनैद सयाल के लिए घर छोड़कर भागी थी।
जिसने सिर्फ एक ही रात उसका इस्तेमाल किया और उसे फेंक दिया। फिर वो घर वापस ना जा सकी। वजह थी उसके पेट में पल रहा जुनैद सियाल का बेटा। वो अबॉर्शन करवाना चाहती थी लेकिन डॉक्टर्स ने मना कर दिया। लेकिन इस तरह वानिया और उसकी बच्ची दोनों को खतरा था। मजबूरन उसे अपनी बेटी को जन्म देना पड़ा। इस तरह वह हुमा बाई के घर में रहने लगी जिसने उसकी मदद की थी, और वह बदले में उसके एक क्लब का हिस्सा बन गई जिसमें वो रूप बदल के नाचती थी। लेकिन उन तमाम अरसे के दौरान उसने एक पल भी दारीन से निगाहें नहीं हटाई थी। कल तक तो उसको यही इत्तला मिली थी कि हानिया और अली का निकाह हो रहा है, लेकिन आज उसे पता चला कि अली के बजाय हानिया का निकाह उसके शौहर से कर दिया गया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वो सिर्फ मेरा है। वो चिल्ला रही थी कि उसकी चिल्लाने से उसकी 1 साल की बेटी नींद से जागते हुए रोने लगी। तैयबा, तैयबा ले जाओ इस मनहूस को यहाँ से, मुझे इसके रोने से गुस्सा आ रहा है। उसने कड़क लहजे में अपने साथ काम करने वाली एक लड़की को बुलाया तो वो फौरन नन्ही गुड़िया को गोद में उठाए कमरे से बाहर ले गई। दारीन दाऊद सिकंदर, तुम सिर्फ मेरे हो, तुम्हें किसी और का नहीं होने दूंगी, वो कहती अंदाज में सोचती हुई कबर्ड से अपने कपड़े निकालने लगी। अब वो पूरी तरह प्लानिंग के साथ वापस जा रही थी, लेकिन अपनी बेटी को यही छोड़कर, बल्कि उसके वजूद को छुपाकर। उसने अपनी बेटी हुमा बाई को सौंप दी थी और वो भी अब इसकी बेटी से डबल वसूली करने वाली थी। उसे अब अपने असल में वापस लौटना था। दारीन की बाहों में उसको लगता था सिर्फ उसका हक है। सुबह उसकी आंख खुली तो नज़र उसकी एक कागज़ पर जा ठहरी। उसने खोला तो उसमें एक तहरीर थी जो कि दारीन ने उसके लिए छोड़ कर गया था। बाबा के नाश्ते का टाइम सुबह 7 बजे का है, उनके साथ ही नाश्ता कर लेना, मुझे कुछ काम है, जल्दी आने की कोशिश करूँगा। उस तहरीर को पढ़ने के बाद उसने भरपूर अंगलाई देते हुए कबर्ड की जानिब कदम बढ़ाए तो ढेरों ढेर कपड़े मौजूद थे। ये ड्रेस दूसरे ड्रेसेस से बहुत आला थे। ये मेरे तो नहीं है और मैंने ख़रीदे भी नहीं, तो फिर ये कहाँ से आए? शायद दारीन ने ऑनलाइन मंगवाए होंगे। वो अंदाज़ा लगाते हुए एक ड्रेस निकालने लगी और फ्रेश होने चली गई। नाश्ते की टेबल पर दाऊद साहब उसका वेट कर रहे थे। अस्सलाम वालेकुम ताया जान। वो इन्हें बहुत अदब से सलाम करते हुए उनके पास ही बैठ गई। वालेकुम अस्सलाम बेटा, मैंने रमज़ू से कहा था कि आपके लिए नाश्ता बना दे, अगर अच्छा लगा तो कल आप अपनी मर्ज़ी से बनवा लेना। अच्छा है ताया जान, मुझे कहते मैं बना लेती। नहीं बेटा जान, वो शर्मिंदा सी हुए थे। ऐसे क्यों बेटा, अभी तुम नई नवेली दुल्हन हो और अच्छा लगता है कि मैं आपके घर में काम करूं। और ब्रेड पे जैम लगाते हुए उन्होंने चाय के मग को लबों से लगाया। उनके साथ हल्की फुल्की बातों पे वो उन्हें भूल ही गई कि इस वक्त उसे पुप्पो के घर होना चाहिए था। वो यहाँ अपने ताया जान के साथ भी बहुत खुश थी। हनी बेटा, मुझे खुशी है कि आपने वक्त हालात के साथ समझौता किया। थोड़ा सा वक्त लगेगा लेकिन मुझे यकीन है आपका और दारीन का रिश्ता बहुत अच्छे से इस्तवार होगा। उन्होंने उसके सर पर शफकत बड़ा हाथ रखा तो अपनी नज़रें झुका गई। रात को शहर के सबसे बड़े बैंक्वेट में वलीमे की तकरीब मुनक्किद हुई थी। हानिया ब्लू कलर की मैक्सी में आसमान से उतरी हुई परी से महसूस हो रही थी, जबकि दारीन ब्लैक टैक्सीडो में आज अलग ही अपनी छिप दिखा रहा था। सबने उसकी जोड़ी को खूब तारीफ की। वो अपने बाबा जान से मिलकर बहुत खुश थी। उसके ताया जान ने केक मंगवा कर उन दोनों के लिए कट करवाया और एक कपिल ने एक दूसरे को खिलाया। इस तरह दारीन को रात के गुजरे हुए पल फिर से याद आने लगे। यह 18 साल लड़की उसके हवासों पर बुरी तरह छा रही थी। तभी गेट से इंटर होते अंदर आते उसे किसी ने बुरी तरह चौंकाया। वो कोई और नहीं बल्कि वानिया थी, जिसके सर पर बैंडेज थी और चेहरे पर इंतहा की मासूमियत और मजलूमियत। उसके साथ एक औरत भी थी। एक्सक्यूज़ मी, अब मुझे दारीन कौन है? वो जिसने वानिया का हाथ थामा था उसने सबकी जानिब देखते हुए पूछा, जबकि एक पल को वहाँ हॉल में सन्नाटा छा गया। दारीन ने लब पीछते स्टेज के नीचे उतरते वानिया को देखा और इस एक पल हानिया का दिल बुरी तरह धड़का। मैं हूँ दारीन, बोलो क्या काम है? दारीन ने ठहरे लहजे में उस औरत से पूछा। मिस्टर दारीन, ये शायद आपकी बीवी हैं। ये हमें 2 साल पहले मिली थी जब इनका हमारी गाड़ी के साथ एक्सीडेंट हुआ था। हमने इनका बहुत इलाज करवाया, इनको आराम तो आ गया लेकिन इनकी याददाश्त चली गई है। लेकिन आज 2 साल बाद उनके सर पर चोट लगी, लेकिन इनकी याददाश्त वापस आ गई और इन्होंने जब आपके घर का एड्रेस दिया और हम वहाँ आ गए तो पता चला कि आप यहाँ मौजूद हैं। सोचा आपको आपकी अमानत वापस लौटा दूँ। वो लड़की ऐसे बोल रही थी जैसे कोई रटा रटाया सबक सुना रही हो। सब तरफ गंभीर खामोशी छाई हुई थी।
سب کی سوالیہ نظریں اس وقت دارین کے اوپر اٹھی تھی۔ کون وانیہ؟ ہم کسی وانیہ کو نہیں جانتے، برائے مہربانی آپ یہاں سے جا سکتی ہیں۔ اسپارٹ انداز میں بولتا ہوا وانیہ کو اندر ہی اندر چلتے تور پر بیٹھا گیا۔ دارین، وہ جو واپس اسٹیج کی طرف بڑھ رہا تھا، وانیہ نے اسے پکارا۔ وہ ایک قدم رکا۔ مجھ سے خفا ہو گئے ہو؟ ناراض ہو؟ میں تو تمہاری منکوہا تھی، تمہارے نکاح میں ہوں۔ بابا جان اچانک اس کی نظر اپنے باپ پر پڑی تو بھاگتے ان کے سینے سے لگی۔ پلیز مجھے معاف کر دیں۔ اپنے غصے، ضد اور زام میں گڑ چھوڑ کے چلی گئی۔ لیکن اللہ نے مجھے بہت سخت سزا دی۔ آپ سب سے اتنے عرصے دور رہی، میری یادداشت چلی گئی، مجھے معاف کر دیں۔ وہاں کوئی بھی نہیں تھا جو اس وقت وانیہ کو دلاسا بھی دیتا۔ اس وقت سکندر ہاؤس مکمل خاموشی کی اما جگہ بنا ہوا تھا۔ وانیہ کے اچانک واپسی پر سبھی خاموش تھے۔ دارین دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے ایسے کھڑا تھا جیسے اس کا اس سارے معاملے سے کوئی لینا دینا نہ ہو۔ راشد صاحب بھی اس وقت ان کے گھر پر ہی موجود تھے۔ ان سب کو مل کے کوئی نہ کوئی فیصلہ تو لینا تھا تاکہ سب کی زندگی پر پرسکون ہو، کیونکہ وانیہ نے بہت غلط وقت پر انٹری دی تھی اور کسی کو بھی اس کا یہاں آنا اس وقت اچھا نہیں لگا تھا۔ سچ جھوٹ کیا تھا، اس کا فیصلہ بھی مشکل تھا، لیکن کچھ تو فیصلہ بھی کرنا ہی تھا نا۔ دارین، تم کچھ چپ کیوں ہو؟ کچھ کہتے کیوں نہیں؟ داؤد صاحب نے بیٹے کو بالکل خاموش کھڑے دیکھتے بولنے پر اکسایا۔ بابا، فیصلہ 2 سال پہلے ہو چکا تھا، اب کچھ بدل نہیں سکتا۔ وہ دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے چھوڑ کر ان کے دو بدو ہوتا بولا، جبکہ اوپر ریکنگ کے پاس کھڑی ہانیہ نے ریکنگ کے اوپر سے اپنے ہاتھ کی مٹھیوں کو مضبوطی سے جمایا تھا۔ کیا مطلب؟ کیا کہنا چاہ رہے ہو؟ بابا جان، میرے لیے لڑکی بھی ایگزسٹ کرتی ہی نہیں ہے۔ آپ جو کرنا چاہتے ہیں کر سکتے ہیں، مجھے پرواہ نہیں۔ وہ اپنی کہتا ہوں سیڑھیوں کی جانب بڑھا اور وانیہ کی پکار پر اس کے قدم تھمے۔ تم مجھے یوں چھوڑ کر نہیں جا سکتے، یہ جانتے ہوئے کہ میں کتنے بڑے حادثے کا شکار ہوئی ہوں۔ تم ایسا کیسے کر سکتے ہو میرے ساتھ؟ وہ آگے بڑھتے اس کا بازو تھام گئی، جس پر دارین کو اس پر زور سے جھٹکا لگایا۔ وہ غصے سے اس کی جانب بڑھا۔ دور رہ کر بات کرو، خبردار چھوا مجھے تو۔ انتہائی سخت غصے میں غرایا کہ وانیہ سہم کر ایک دم پیچھے ہٹتی دور جا کھڑی ہوئی۔ ہانی کو دیکھتے اس کے اندر آگ سی چڑھی۔ صحیح کہہ رہی ہو، اب مجھے تم دور ہی تو کرو گے۔ ایک نئے جوان حسن کا ذائقہ جو چکھ لیا ہے تم نے، اب تمہیں مجھ سے کیا کشش نظر آئے گی؟ وہ بھی جب میں 2 سال یہاں تھی ہی نہیں۔ اپنی گندی بکواس بند کرو۔ اچانک سے دارین اونچی آواز میں دہاڑا تھا۔ میرے منہ لگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ انگلی اٹھا کر اس وقت انتہائی تیز کے عالم میں بولا تھا۔ تم میری جگہ میری بہن کو کیسے دے سکتے ہو؟ جبکہ میں تمہارے نکاح میں ہوں تو تمہارا اور ہانیہ کا نکاح جائز ہی نہیں۔ تمہیں ہانیہ کو چھوڑنا ہی ہوگا۔ وہ بنا رکے بنا کچھ سنے بس اپنی ہی کہے جا رہی تھی۔ او اچھا، تمہارے کہنے کا مطلب ہے کہ ایک وقت میں 2 بہنوں سے نکاح نہیں ہو سکتا؟ تو تمہیں کس نے کہا کہ ہمارا نکاح سلامت ہے؟ بنا کسی رابطہ تعلق کے ہمارا نکاح منسوخ ہو گیا ہے۔ تمہاری یہ غلط فہمی کہ تم میرے نکاح میں ہو، یہ غلط فہمی دور کر لو۔ ہانیہ سے نکاح سے پہلے میں تمہیں طلاق کے پیپر سائن کر چکا تھا۔ 1 منٹ یہی رکو۔ اوپر جاتا کمرے سے کاغذات لاتا اس کے منہ پر مار گیا، جس پہ وانیہ کے چہرے کا رنگ متغیر ہوا۔ اسے یقین نہ آیا کہ دارین یوں پل میں اسے دھکار کے طلاق دے دے گا۔ نہیں، تم ایسا نہیں کر سکتے۔ تم میری بہن کو میری جگہ نہیں دے سکتے۔ وہ ہذیانی انداز میں چلاتے ہوئے دارین کے کالر کو جکڑ گئی۔ لمٹ میں رہو اپنی۔ میں عورت پہ ہاتھ نہیں اٹھا تھا، لیکن تم مجھے مجبور کر رہی ہو وہ کرنے پہ جو میں نہیں کرنا چاہتا۔ اس سے پہلے کہ تمہیں دھکے دے کر یہاں سے نکالا جائے، خود دفع ہو جاؤ۔ دارین کے سخت الفاظ پر ہانیہ کی آنکھیں نم ہوئی۔ کیا یہ محبت تھی تمہاری؟ صرف 2 سال میں آنکھوں سے اوجھل ہو رہی اور تم مجھے باہر میں جھونک دیا۔ محبت میرے لیے عزت سے بڑھ کر کچھ نہیں۔ اتنا کہتے وہ واپس پلٹ گیا۔ مجھے معاف نہیں کر سکتے؟ ایک آخری بار آزمانا چاہا۔ معافی غلطی کی ہوتی ہے، گناہ کی نہیں۔ وہ تابوت میں آخری کیل ٹھونک گیا تھا۔ اس کے جاتے ہی راشد صاحب نے اپنا دل بڑا کیا اور اسے ساتھ لینا جانا چاہا۔ میں آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گی بابا۔ میں جانتی ہوں وہ مجھ سے پیار کرتا ہے، غصہ ہے مجھ پر، ابھی اترے گا نا غصہ تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اور بابا، غصہ بھی تو اسی پر کیا جاتا ہے نا جس پر حق سمجھا جائے۔ دارین نے تو مجھ پر بے پناہ حق جتا رکھا ہے۔ اب میرا فرض ہے کہ میں یہی رکوں۔ اور وانیہ کی عجیب منطق پر انہیں حیرانی سے دیکھنے لگے تھے۔ چوٹ دماغ پہ گہرا اثر کر گئی ہے۔ راشد منہ ہی منہ میں بڑبڑا رہے تھے۔ اس کے طلاق کے پیپر اس کے منہ پر مار کے گیا تھا۔ پھر وہاں وانیہ کس حیثیت سے رہتی؟
राशिद ने बाई को देखा तो उन्होंने आंखों की आंखों में तसल्ली दी कि सब ठीक हो जाएगा। हानिया खामोशी से अपने कमरे की जानिब बढ़ गई और उसे दाराइन के कमरे की जानिब जाता देख वानिया के दिल में एक आग सी दहकने लगी। दाराइन गैलरी में खड़ा सिगरेट पे सिगरेट लगाए जा रहा था। हानिया को उसका अंदाज अच्छा न लगा। शायद वो अपना गम हल्का कर रहा था, या शायद वो आज भी वानिया आपी से मोहब्बत करते थे। वो काफ़ी देर उसे देखती रही। जब बर्दाश्त ना हुआ तो गैलरी में जाते सिगरेट उससे से लेते दूर उछाल दी। दाराइन चौंक कर उस कमसिन हसीना को देखने लगा जो बहुत हक से उसके हाथ से सिगरेट खींच चुकी थी। आपको अगर टेंशन है तो इस टेंशन का हल सोचें, ना कि सिगरेट पी पी के सारी रात गुजारें। वो चाहकर भी अपना लहजा सख्त नहीं कर पाई थी। इतना कहते वो वापस पलटने लगी कि दारिन ने उसकी कमर में हाथ डाले अपने करीब कर लिया। क्या चाहती हो तुम? क्यों बार बार मेरे करीब आती हो? मेरे जज्बात भड़काती हो? मत आग लगाओ, दूर रहो मुझसे मिसिस हानिया दारिन, वरना मैं आग की लपेट में तुम तक पहुंची तो तुम्हारी नन्ही सी जान सहन नहीं पड़ पाएगी। तुम जान से जाओगी। वो उस पर अपनी सांसों की तपिश छोड़ता गंभीर लहजे में बोलता झटके से उसे छोड़ गया और फिर सिगरेट सलगाने लगा। इससे पहले कि वो सिगरेट अपने लबों से लगाता, हानिया ने उसके हाथ से सिगरेट लेकर अपने लबों से लगा ली और इससे पहले कि वो कश लेती, दारिन ने सिगरेट वापस खींची। ये क्या बदतमीजी है? होश में हो तुम? दारिन के माथे पर बल पड़े। क्यों? आप पी सकते हैं तो मैं नहीं पी सकती? हानिया मुंह बनाकर बोलती। दारिन को तब चढ़ा गई। अच्छा, ये लो पियो। दारिन ने सिगरेट उसके लबों में दबाई। हानिया ने सिगरेट का कश लिया तो उसे शदीद खांसी का दौरा पड़ा, जिससे उससे सांस लेना भी दोबर हो गया। दारिन की इस्तहाक बड़ी नजरें उस पर टकी हुई थी। एकदम फिर से उसकी कमर में हाथ डाले उसने अपनी सांसों भी करीब तर कर लिया। सांसों का अजीब सा तालमेल हानिया की जान लबों पर ले आया। उसकी लाल सुर्ख आंखें दारिन के चेहरे का तवाफ करने लगी, जो बिना पल के चिपके उसे अपनी सांसें बख्शता जा रहा था। हानिया अपने लबों पर उसके होंठों का लम्स पाते जी जान से कांप उठी। कौन सी खांसी? कहाँ की खांसी? कुछ भी याद नहीं था। याद था तो बस सिर्फ इतना कि सामने खड़ा शख्स शिद्दत भरे अंदाज में उस पर झुका हुआ था, जिसकी गिरफ्त गुजरते वक्त के साथ बढ़ती ही चली जा रही थी। नीचे सहन से गुजरती वानिया ने यह मंजर देखा तो उसके अंदर भांपड़ से चलने लगे। एक ही रात में दोनों इतने करीब आ गए कि वो दारिन इसको इतने पेशेंट से किस कर रहा है, और ये भी ध्यान नहीं था कि इस वक्त वो अपने कमरे में नहीं, बाहर बालकनी में खड़े हैं। वो गहरी सांस भरते पीछे हटा। हानिया ने उसके सीने पर सर धरा। दारिन के चेहरे को एक खूबसूरत मुस्कान ने छुआ, जैसे तपते सहरा में ठंडक का एहसास जागया हो। उसके गिर्द बाजू का हिसार बनाते वो अपनी आंखें मूंद गया, जबकि वानिया गुस्से से बीचों ताप खाती दिल ही दिल में अब कुछ प्लान करती वापस अंदर की जानिब बढ़ गई। हानिया अपना ड्रेस चेंज करते हुए बिस्तर की जानिब पड़ी तो ठटक कर रुके। उसे न जाने क्यों अब दारिन से डर सा लगने लगा था। जिस तरह आज उसके लबों के पास चिपका था, उसे डर था कि कहीं वो पूरे का पूरा ही ना चिपक जाए। और आज तो मज़े से बिस्तर पर लेटा था। हानिया ने दिल पर हाथ रखे गहरा सांस भरते काहुज की जानिब कदम बढ़ाए। बिस्तर पे आओ हानी। उसकी जानिब एक निगाह करते वो गुस्से से पुकारने लगा। उसकी पुकार पर हानी एकदम उछली। मैं यहाँ काउच पर ही, एक बार कही बात समझ नहीं आ रही क्या? यहाँ आओ। अब की बार वो गुस्से से बोला तो हानिया उंगलियां मरोड़ती हुई उसके करीब जाते बेड पर एक तरफ होते टिक गई थी। सो जाओ, उसने माथे पर बाजू रखते धीरे से कहा तो हानी ने जल्दी से आंखें बंद कर ली, लेकिन 2 मिनट बाद पलटकर दारिन को देखना ना भूली कि आया वाकई में वो सो रहा है। हानिया, अगर तुम 2 मिनट में ना सोई तो मेरा वो दूर रूप देखोगी कि फिर मुझसे पनाह मांगोगी। हानि का डर महसूस करते आंखें नीचे ही दारिन ने उसकी जानिब करवट ली तो दोनों पल भर को निगाह मिली। हानि, मेरे साथ अपने लिए मुश्किलें मत खड़ी करो, अभी तुम बहुत छोटी हो। उसके करीब होता धीरे से उसके कान में सरगोशी कर रहा था। उसकी बात को हानि ने बुरी तरह लगी थी। 18 साल की थी वो, क्या उन्हें 50 साल की लड़की चाहिए थी? दिल ही दिल में बुरा मनाते वो सोने की कोशिश करने लगी। अरे नहीं हानि, पागल, उन्हें ना वानिया चाहिए थी, 25 साल की, अपनी एज के मुताबिक मैच्योर। मैं तो बच्ची हूँ उसके लिए, पर मैं तो उनसे ज़्यादा छोटी नहीं हूँ। हाँ, एज का फ़र्क है 8 साल का, लेकिन ये बहुत ज़्यादा फ़र्क तो नहीं है जो ये यूं बोल रहे हैं जैसे मैं 10 साल की बच्ची हूँ। वो अपने दिमाग में ताने बाने बनाने लगी, जबकि दारिन के लोगों ने धीमी सी मुस्कान को छुआ।
आज उसके लबों का जाम पीते उसके दिल को करार आ गया था। अभी इन दोनों की आंख लगी हुई कुछ देरी हुई थी कि दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से बजने लगा। दारीन ने आंखें खोली तो हानि का सर अपने सीने पर धरा देख आराम से पीछे करते तकिए पर रखते हुए उठा और दरवाज़ा खोलने लगा। दरवाज़ा खोलते ही वानिया सीधे उसके सीने से आ लगी। दारीन, मुझे डर लग रहा है, वहाँ कमरे में कोई नहीं है। वो मोटे मोटे आंसू से रोने लगी। जबकि उसका भरना लिबास देखते दारीन लब भींच गया। जोर से उसे पड़े झटका जैसे कोई अछूत हो। वानिया मुश्किल संभलते हुए उसे देखने लगी। दारीन, क्या दारीन दारीन का राग गलाप रही हो? तुम्हें क्या लगता है दारीन, तुम्हारे इन ओछे हथकंडों में आ जाएगा? हद में रहो अपनी, बल्कि दफ़ा हो जाओ यहाँ से तो ज़्यादा बेहतर है। तुम्हारा वजूद भी इस घर में बर्दाश्त नहीं हो रहा। वानिया हैरत से उसे देखने लगी। शोर सुनकर हानिया की भी आँख खुल गई। तुम सिर्फ मेरे थे दारीन। वो बेख्तियार होती एकदम आगे बढ़कर दारीन के लबों पे अपने लब रख गई। उसका दिल चाहा कि वो भी ऐसे ही डिप किस करे जैसे उसने हानिया को की थी। उसकी इस हरकत पर दारीन का पारा अब सख्त खाई हुआ था। वो झटके से उसे दूर कर गया। अभी वो इसे कुछ कहता कि अपने करीब करीब आनिया को देखकर चौंका, जिसकी आंखों में आंसू बह रहे थे। दारीन को उसका सुनहरी आंखों में आंसू बिल्कुल अच्छे न लगे। वो वानिया को फरामोश किए हानिया की तरफ पलटा। हानी, अंदर चलो, उसे बोला था, लेकिन उसका जारना अंदाज देखकर वो एकदम चुप सा हुआ। हानिया ने अचानक आगे बढ़ते वानिया के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ चढ़ दिया। वानिया हैरत भरी नजरों से छोटी सी लड़की को देखने लगी। शर्म नहीं आती आपको? क्यों आई हैं आप यहाँ? हानिया गुस्से से चिल्लाई। क्योंकि ये मेरी जगह है, तुम बीच में आई हो। शर्म तो तुम्हें आनी चाहिए कि बहन की शौहर पर डाका डाल लिया। वानिया भी अब दो बदो होते उससे लड़ने लगी। शौहर? भूले मत, दारीन आपको तलाक दे चुके हैं। बेहतर है आप यहाँ से चली जाए। वानिया अपनी बहन हानिया का बदला बदला अंदाज देखती शर्र रह गई। उसे ऐसे देखकर दारीन भी अश अश कर उठा। नहीं जाऊंगी, मैं यही रहूंगी। दारीन कल भी मेरा था, आज भी मेरा है और हमेशा मेरा रहेगा। जाना तुम्हें पड़ेगा, समझी तुम? वानिया गुस्से से फनकारी। हानिया ने उसे जवाब देने की बजाय पलटकर एक नज़र दारीन को देखा, जो मुसलसल उसे ही देख रहा था। हानिया ने अपने कदम दारीन की जाने बढ़ाए और अगले ही लम्हे उसके होंठों को अपने लबों की गिरफ्त में ले लिया। एक पल को जैसे वक्त थम गया था। दारीन तो अपनी जगह स्टिल हो गया। उसके होंठों पर अपना गुस्सा दिखाने लगी। उसकी इतनी शिद्दत देखते वानिया हैरत से दारीन को देखने लगी, जबकि दारीन का तो वो हाल था कि दिल पसलियां तोड़कर बाहर आता महसूस हो रहा था। वो इस कदर गुस्से में उसके होंठों पर शिद्दत डाल रही थी कि अपने दांतों का भरपूर इस्तेमाल कर रही थी। उसके होंठों पर जगह जगह दांतों के कट लगाती बरमला अपने गुस्सों का इजहार कर रही थी। दारीन ने एक बार फिर उसे पड़े नहीं झटका, बल्कि आंखें मीचे उसके लम्स को रूह में उतरता महसूस कर रहा था। लेकिन यही बात वानिया को बुरी तरह सुन कर गई थी। दारीन ने पलटकर एक बार भी उसकी इस कार्रवाई में उसका साथ नहीं दिया था। वो जानता था अगर उसने बदले में उसके लबों को अपने होंठों की लपेट में लिया तो उसकी शिद्दत सहन नहीं कर पाएगी और पीछे हट जाएगी। और यही तो वो नहीं चाहता था कि उसके जवां जज्बे मुंह जोर हो रहे थे। और ऐसे में हानिया की इस हरकत ने जल्दी पर तेल का काम किया। वो इसका साथ तो नहीं दे रहा था, लेकिन उसे रोक भी नहीं रहा था। वानिया अभी तक यकटक उन्हें देखी जा रही थी, क्योंकि हानिया की किस का दुरानिया बढ़ता ही जा रहा था। किसी पर हानिया ने आगे होते दरवाजे से जोर से उसके मुंह पर बंद किया तो एकदम सहम के पीछे हटी। पैर पटकते वो वहाँ से अपने कमरे की जाने पड़ गई, जबकि अंदर से आते हानिया ने गहरा सांस भरते दारीन के होंठों को आज़ादी बख्शी। वो पीछे होते इतनी देर में दारीन ने वापस उसकी कमर में हाथ डाले, उसे अपनी जानिब खींचा और सख्ती से अपने सीने में बींच लिया। क्या हरकत थी? अपनी नम जख्मी होंठों की जानिब इशारा करते हुए पूछने लगा, जिस पर वो अच्छे खासे बाइट्स बनाते जख्मी कर चुकी थी। छोड़े मुझे। वानिया रूठे अंदाज में खुद को छुड़ाते अपनी पलकें झुका गई। मेरी बात का जवाब दो। दारीन उसे छोड़ने के मूड में बिल्कुल नहीं था। शर्म नहीं आती आपको? वो गैर औरत है और उसने आपके होंठों को चूमा और आप कितने मज़े से चुपचाप खड़े हुए थे। बहुत तलब हो रही है आपको तो मुझे बताते, बीवी हूँ आपकी, और जो भी तलब है ना मेरे साथ पूरी करे। और अगर आज के बाद अगर किसी गैर औरत की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो मैं आपकी जान ले लूँगी। अचानक से हानिया गुस्से से बेतुकान बोलती चलेगी, जबकि उससे इस दौरान उसका हाथ दारीन के कॉलर तक पहुंच गया। कुछ पल दारीन उसकी हिम्मत को देखता दंग रह गया था। उसके अल्फाज सुनकर उसे हैरत का शदीद झटका लगा।
मतलब वो इसको ऑफर कर रही थी, दारीन दाऊद सिकंदर को? क्यों? उसको लग रहा था जैसे वो कमज़ोर नफ्स का इंसान था जो कभी भी कहीं शुरू हो जाता था। इस सोच पर दारीन का दिमाग लावे की तरह उबलने लगा, लेकिन अपने अंदर उठते इश्ताल को मुश्किल कंट्रोल करते उसने धीरे से हानिया के हाथ से अपना कॉलर छुड़ाया कि अगले ही पल उसने गुस्से से थाम लिया। इस बार दोनों की नज़रों को गहरा तसादम हुआ। एक की आंखों में आंसू और दुख था तो दूसरे की आंखों में वार्निंग। आप मुझे कैसे पीछे हटा सकते हैं? हक है मेरा आप पर, वो एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए बोल रही थी। मिसेस दारीन सिकंदर, सोच लो, कहीं ये हक जताना तुम्हें बहुत महंगा ना पड़ जाए। गंभीर लहजे में कहता हुआ वो हानिया का दिल धड़का गया था। एकदम से हानिया के हाथ की गिरफ्त उसके कॉलर पर ढीली पड़ गई। दारीन ने उसके हाथों को अपने हाथों की गिरफ्त में लेते उसके बाजू अपने गले के गिर्द थमाल के, जबकि उसकी नाजुक कमर को अपने हाथों की मुट्ठियों में भरता उसे थोड़ा सा ऊपर कर दे अपने चेहरे के मुकाबिल लाया। हानिया का दिल दरकते बाहर आने को मचला। उसका मासूम चेहरा देखते वो अपने लब दांतों तले दबा गया। तुम छोटी सी हो, तुम्हारे अंदर इतनी ताकत है कि तुम मेरी तलब पूरी कर सको? उसकी नाक के साथ नाक रब करता आंखों में मोहब्बत के दिए जलाए पूछ रहा था, जबकि हानिया की तो बोलती ही बंद हो गई। कुछ देर पहले तो वो जज्बात में आकर अच्छी खासी डायलॉगबाजी कर चुकी थी, लेकिन अब दारीन के भड़कते जज्बात देखकर उसकी सिटी गुम हो गई थी। अपने इर्द गिर्द उसे खतरे की घंटियां बजती सुनाई दी। घबराकर उसने पीछे होना चाहा कि दारीन की गिरफ्त मजीद सख्त हो गई। उसे कमर से थामे अपने सीने में भींचता चला गया। उसकी धड़कनों का शोर वो अपने सीने में धड़कता महसूस करने लगा। तुम्हारी धड़कनें बहुत शोर मचा रही हैं, क्यों ना इन धड़कनों का शोर बहुत करीब से सुना जाए? उसकी गाल पर लब रखता उसे अपनी बाहों में बड़े बिस्तर पर आया। उसका पल पद बदलता अंदाज देखते हानिया की रीढ़ की हड्डी में सनसनी सी दौड़ गई। एक लम्हे में उसका दिल चाहा कि वो दारीन का हाथ झटक दे, लेकिन फिर वो ऐसा ना कर सकी, क्योंकि उसे उकसाने वाली भी तो वो खुद ही थी ना। दारीन उस पर एकदम से गटा बनकर छाता चला गया। उसकी छोटी मोटी मज़ाहमतों को भी खातिर में लाते उसे अपने सीने पर मुंतकिल कर गया। रात गुजरती जा रही थी और वो अपने होठों से उसकी सिसकियों का गला दबाते जा रहा था। उसमें गुम हो रहा था, उसे अपने आप में गुम कर रहा था। तुम्हें एक बार की बात कही समझ नहीं आती? क्यों बार बार फ़ोन कर रही हो मुझे? एक छोटी सी बच्ची तुमसे संभली नहीं जा रही? वो चिल्लाते हुए अपना सारा गुस्सा फ़ोन की दूसरी जानिब तैयबा पर उतार रही थी, जबकि दरवाजे के पास से गुजरते दाऊद साहब ने उसकी चिल्लाने की आवाज़ सुनते हुए अपने कदम रोक लिए। बच्ची? कौन सी बच्ची? ये वानिया किस बच्ची की बात कर रही है? वो वहीं खड़े होकर उसकी बात सुनने लगे। अगर बुखार है तो डॉक्टर के पास ले जाओ ना, मुझे फ़ोन करके क्यों तंग कर रही हो? आगे से कुछ कहा गया, जिस पर वानिया उसे तेज़ लहजे में जवाब दिया, हाँ जानती हूँ मैं उसकी माँ हूँ, लेकिन मुझे नफ़रत है उसके वजूद से। नाजायज़ बाप की औलाद है। वानिया के उन अल्फाज पे दाऊद साहब के रोंगटे खड़े हो गए। उनका पूरा जिस्म अल्लाह के खौफ से कांपने लगा। अच्छा दिमाग मत ख़राब करो मेरा, जो मर्ज़ी करो, मैं नहीं आ सकती। मरती है तो मर जाए, मेरी भी जान छूट जाएगी इस गंध से। अचानक से वानिया ने गुस्से से कहते हुए कॉल काट दी। पलट कर देखा तो अपने पीछे दाऊद साहब को खड़ा देख वो बुरी तरह घबरा गई। वानिया, तुम इस कदर गिर जाओगी हमें अंदाज़ा नहीं था। तुम रात के अंधेरे में एक नामहरम के साथ भाग गई, अपना मुंह काला किया, एक बच्ची को पैदा किया और उसे गंद कह रही हो? गंद तो तुम हो। अगर तुम्हें राशिद उठाकर न लाता अपने घर तो आज शायद तुम भी ख़ानदानी ना होती। पर कहते हैं ना, माल माल ही पर जाता है। तुम खुद नाजायज़ थी, इसलिए तुमने बेटी भी नाजायज़ पैदा करके फेंक दी। आज तुमने अपनी तरबियत, अपनी परवरिश को आग में झोंक कर अपनी पैदाइश के अमल को दोहराया है, जैसे तारीख दोहराती है। अफसोस है तुम पर वानिया, सद अफसोस। दाऊद साहब उसे हकारत से देखते पलट गए। मेरी बात सुने ताया जान, ऐसा कुछ नहीं है, जो आपने सुना वो सच नहीं है। वो मेरी बच्ची नहीं है। एकदम से वानिया खुद को क्लियर करने के लिए झूठ बोलने लगी। बकवास बंद करो अपनी। मेरे बेटे और बहू के जागने से पहले इस घर से चली जाओ। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी हकीकत सबके सामने खुलूं और जो एक बरम है ना, वो टूट जाए तुम्हारा। आउट फ्रॉम माई हाउस राइट नाउ। वो गुस्से से दहाड़ते खुले दरवाजे से बाहर निकल गए, जबकि वानिया अपने बालों को नोचते वहीं डेसी गई थी
اور آج پھر سب اس کے ہاتھوں سے ریت کی مانند پھسلنے لگا تھا۔ وہ خالی ہاتھ رہ گئی تھی اور اس کے پاس سوائے پچھتاؤں کے کچھ نہ بچا تھا۔ اچانک سے کسمساتے ہوئے ہانیہ کی آنکھ کھلی تو اپنے بہت ہی قریب سوئے دارین کو ایک بھرپور نگاہ سے دیکھتے، اس کے گالوں کو چھوتے ہوئے ہانیہ کو چہرے کو ایک بھرپور مسکان نے چھوا۔ اس کے چہرے پر جھکتے اس کے گال پر اپنے لب رکھ گئی۔ یہ سب کچھ وہ بے اختیاری میں کر رہی تھی، کیا ہانیہ خود بھی نہیں جانتی تھی۔ نرم و ملائم گداز لبوں کا لمس پاتے وہ جھٹ سے آنکھیں کھول دی۔ اچانک سے ہانیہ کے چہرے کی مسکان اڑن چھو ہو گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ اٹھ کر بھاگ تھی، دارین نے فوراً سے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے اسے اپنے اوپر گرا لیا۔ نظریں اس کے حسین نشیب و فراز میں گھومنے لگی۔ سو بیوٹیفل مسز۔ پھر سے اس کی کمر میں انگلیوں کا دباؤ بڑھاتا وہ مخمور لہجے میں بولا۔ وہ رات سے بار بار اس کی کمر پر ہاتھ جما رہا تھا جیسے اس کی فیورٹ اسپاٹ ہو۔ وہ مجھے باتھ روم جانا ہے۔ کوئی راہ فرار نہ ملی تو ہانیہ منمناتے ہوئے بولی، مجھے بھی جانا ہے، چلو ایک ساتھ چلتے ہیں اور شاور لیتے ہیں۔ وہ شرٹ لیس تھا، اسے اپنی گود میں بھرتے اٹھا، جبکہ اس کا بڑھنا سینہ دیکھتے ہانیہ نے فوراً نگاہیں جھکا لی۔ اتنی خوبصورت رات کے بعد میری جان شرما کیوں رہی ہے؟ بلکہ اب تو شرم کے سارے پردے اتار پھینکنے چاہیے۔ دارین نے بھنویں چکاتے ہوئے کہا، میں بے شرم نہیں ہوں۔ اچھا نا، اب فوراً شرٹ پہنے۔ ہانیہ نے ہلکی نگاہیں جھکاتے ہوئے کہا تو دارین نے اس کی چہرہ اپنی طرف موڑا۔ جان، میری شرٹ تو آپ نے پہن رکھی ہے، سوچ لو۔ دارین نے اس کے گال پر ہلکی سی بائٹ کرتے ہوئے محبت سے مخمور لہجے میں کہا، آپ بار بار مجھے بائٹس کیوں کر رہے ہیں؟ اتنے شارپ ٹیتھ ہیں آپ کے۔ وہ اس کے عمل پہ غصے سے بولی، تم سے تو کم ہے جو تم نے کل میرے ہونٹوں کو حل کیا ہے، زخمی کر دیا ہے، اور ایسا زخم دیا ہے کہ سیدھا دل پہ جا لگا ہے۔ اب کی بار اس کے لبوں پر اپنا لفظ مس کرتے ہوئے گمبھیر لہجے میں بولا تو وہ جھرجھری لے گئی۔ تو دارین اب اتنے جنونی ہے؟ ہانیہ نے شرما کر اس کے سینے میں منہ چھپا لیا۔ ابھی بس ایک رات ہی گزری ہے اور تم مجھے جنونی کا خطاب دے رہی ہو؟ ابھی تو پوری زندگی پڑی ہے اور تمہیں پوری زندگی میرا جنون سہنا پڑے گا، لیکن اس سے پہلے ہم شاور لیں گے، وہ بھی ایک ساتھ۔ وہ اپنی باہوں میں بڑھے ہوئے سے لے کر باتھ روم کی جانب بڑھ گیا، جبکہ باتھ روم جاتے ہوئے باتھ ٹب میں پھولوں کی پتیوں کو دیکھتے ہانیہ جی جان سے کانپی تھی۔ اسے دارین کے ارادے ٹھیک نہیں لگ رہے تھے۔ دھیرے سے دارین نے اسے باتھ ٹب میں بٹھایا۔ اب یہ سب کیا ہے اور یہ کب کیا آپ نے؟ جب تم سو رہی تھی۔ اتنا کہتے وہ اس کے قریب ہوتا سارے پردے گراتا چلا گیا۔ اس بار پھر وہ اس کی دسترس میں تھی، چاہ کر بھی خود کو چھڑا نہ پائی، جبکہ دارین تو اب ہر دن ہر رات اس کے ساتھ اپنی زندگی کی رنگین بنانے کا ارادہ رکھتا تھا، اور پھر سے اپنی شدتوں سے اس کی جان نکالنے کے در پر تھا۔ بابا جان، پلیز مجھے معاف کر دیں، مجھے یہاں سے نہ نکالیں۔ میں یہاں سے نکل کر کہاں جاؤں گی؟ میرا تو کوئی بھی نہیں ہے۔ وہیں جاؤ یہاں جہاں سے آئی تھی۔ تم جیسے گند سے میرا کوئی تعلق نہیں۔ راشد صاحب کی گند کے الفاظ کی باشکست اس کے چاروں طرف گونج رہی تھی۔ وہ اس وقت مین روڈ پر بے دھیانی سے چلتی جا رہی تھی۔ اسے اس گھر سے نکال دیا گیا تھا جہاں اس نے اپنا بچپن گزارا تھا۔ چلتے چلتے وہ سڑک کے بیچ میں آ گئی۔ ایک گاڑی نے اسے زوردار ٹکر ماری اور وہ اچھلتی ہوئی دور جا گری۔ اس کے سر ماتھے سے خون نکلا۔ اس نے زندگی کی آخری سانس کی ہچکیاں لی۔ گند کا ڈھیر، آخری الفاظ جو اس کے لبوں سے ادا ہوئے تھے، اور پھر اس کی آنکھیں بند ہوتی چلے گی۔ بابا جان، آپ نے اسے چچا جان کے گھر بھیج دیا تھا، پتہ نہیں کہاں چلی گئی ہے وہ۔ دارین کو فکر ہوئی، اسے وہاں بھیجا ہے، مگر تمہارے چچا جان نے بھی اسے گھر سے نکال دیا ہے، کیونکہ وہ اس قابل نہیں تھے کہ اس کے ساتھ کوئی تعلق رکھا جائے، اور میں نہیں چاہتا تم دونوں کی ہستی بستی زندگی پر اس ڈائن کی نظر پڑے۔ وہ منہ پھیرتے ہوئے غصے سے بولے، پاپا، آپ کو اللہ پہ بھروسہ ہونا چاہیے۔ بھروسہ ہے، لیکن وہ گھر برباد کرنے آئی تھی، اور تم فضول میں اس کی طرفداری مت کرو تو زیادہ بہتر ہوگا۔ تم جانتے نہیں ہو کہ وہ کتنی بڑی جھوٹی ہے، اس نے کیا کیا ہے۔ اگر تم جان جاؤ تو میں سب جانتا ہوں بابا جان، اب سے نہیں بلکہ 1 سال پہلے سے جانتا ہوں۔ دارین نے ان کے سر پر بم پھوڑا، جبکہ پاس کھڑی ہانیہ نے بھی اسے حیرت سے دیکھا۔ وہ ہاسپٹل میں تھی، اس نے ایک بچے کو جنم دیا، وہ بہت تکلیف کاٹی اس نے، میں نے دیکھا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ نہیں بدلی۔ وہ کہاں رہ رہی تھی اتنا عرصہ، کہاں تھی، میں سب جانتا تھا، اور اگر اپنانا ہوتا تو بہت پہلے کا اپنا چکا ہوتا، لیکن وہ اس قابل نہیں تھی کہ اسے اپنایا جاتا۔ میں نے اسی دن اس کے طلاق دے کے پیپر بنوا لیے تھے، پر سائن نہیں کر سکا تھا، پر ہانیہ سے نکاح سے پہلے میں نے ان پیپر پر سائن کر دیا تھا۔
اس نے ایک نظر ہانیہ پر ڈالی جو دم سادے اسے سن رہی تھی۔ بابا جان، میں نے ہانیہ کو پورے دل سے اپنایا ہے، اور یقین رکھیں آپ کا بیٹا بہت مضبوط کردار کا مالک ہے۔ وانیہ کیا وانیہ جیسی کوئی بھی لڑکی آپ کے بیٹے کو نہیں توڑ سکتی۔ اس کے یقین بڑے لہجے پر داؤد صاحب مسکرائے تھے اور اپنے بیٹے کو سینے سے لگا لیا۔ انہیں اپنے بیٹے کے مضبوط کردار پر بہت فخر ہوا، جبکہ ہانیہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ داؤد صاحب نے ہانیہ کو بھی آگے بڑھ کر اپنے سینے سے لگایا۔ بس بیٹا، رونا نہیں، جو گزر گیا اسے بھول جاؤ، اور اللہ سے دعا کرو کہ آگے آنے والے کل میں صرف خوشیاں نصیب ہوں۔ دونوں مل کر اپنی خوشی کو خوبصورتی سے آگے بڑھاؤ۔ داؤد صاحب انہیں دعا دیتے ہوئے کہنے لگے کہ تبھی ان کے نمبر پر کال آنے لگی۔ کال ریسیو کرنے کی غرض سے وہ ایک طرف ہوئے۔ اے میٹھی، میرے پاس آؤ۔ دارین نے اسے اپنی جانب اشارہ کرتے ہوئے پاس بلایا۔ وہ خفگی سے اسے دیکھتی اس کے پاس جا کھڑی ہوئی۔ دارین نے ہاتھ بڑھا کر اسے کھینچ کر اپنے لیپ پہ بٹھایا۔ میری میٹھی ناراض ہے؟ اس کے تھائز سے پکڑتے اپنی طرف بڑھاتے اس کے گال پر ہاتھ کی پشت پھیرتے وہ گمبھیر لہجے میں بولا، آپ کو مجھے بتانا چاہیے تھا نا، اس میں کچھ خاص بات تھی نہیں جو بتاتا، اور ویسے بھی جن لوگوں کو میری زندگی میں کوئی حیثیت نہیں ہوتی میں ان کے بارے میں بالکل بھی نہیں سوچتا۔ اس کی گالوں پر اپنے لبوں کو ٹریسنگ کرتے اسے سٹپٹانے پر مجبور کر گیا۔ دارین، کیا کر رہا ہے؟ یہ روم نہیں ہے، ابھی تایا جانا چاہیں گے۔ اس کی بے باک طبیعت پر ایک ہی رات میں اچھی طرح واقف ہو چکی تھی۔ اس کی حرکت پہ گھبرا کر اس نے دیکھا، اچھا میری بیٹی کو روم میں جانا ہے، چلو پھر۔ دارین نے فوراً اسے گود میں بھرا تو ہانیہ نے گھبرا کر اسے دیکھا۔ وہ اس قدر رومانٹک ہوگا ہانیہ کو اندازہ نہیں تھا۔ کھڑے ہونے کی جگہ دی، بیٹھنے کی بجائے وہ تو پورے کا پورا ہی لیٹ گیا تھا۔ دارین اسے کمرے میں لاتے دروازہ پاؤں سے ٹھوکر سے بند کرتا لاک لگا چکا تھا۔ وہ جانتا تھا اپنی میٹھی جان کو کیسے اپنے قابو میں کرنا ہے۔